स्टेप अप, स्टेप डाउन, ठीक है ना। स्टेप अप में क्या होता है कि ये जो हमारा कॉइल है, ये जो कॉइल है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में ये होता है। तो ये जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो ईएमएफ ज़्यादा बनेगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ ज़्यादा होगा, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो यहाँ पे ईएमएफ कम होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन साथ ही हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर देता है। यानी एक तरफ से तो वोल्टेज बढ़ा देगा लेकिन करंट को कम करता है, क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ पावर पे वर्क करता है। तो पावर जो होता है ना, ईएमएफ एंड करंट होता है। अगर ईएमएफ बढ़ रहा है तो करंट घटेगा। कितनी बात सुन रही। तो उस तरह से क्या दिख रहा है। तो स्टेप ऑफ में मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। स्टेप ऑफ में क्या लिखा है, ठीक है ना। स्टेप ऑफ, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी is greater than primary, ठीक है ना। ये एक पॉइंट दे रखा है। इट इंक्रीज, इट कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, low voltage to high voltage, and high current to low current, ठीक है। कितनी बात सुन में, यानी ये वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट घटा देता है। स्टेप ऑफ में ये वोल्टेज बढ़ाता है और करंट को घटाता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्ट कर देता है और हाई करंट को लो करंट कर देता है ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। पावर रिमेन कंजर्व, पावर रिमेन कंजर्व, ठीक है। ये दे रखा है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का कुछ पॉइंट्स। ऐसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का है। स्टेप डाउन में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे फिगर इसका। स्टेप डाउन में क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न जो है ज़्यादा होता है, सेकेंडरी में कम होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे डाउन करना है तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करेगा। दोनों म्यूचुअली होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे स्टेप डाउन है, डाउन का मतलब नीचे कर देना है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देता है, मगर लो करंट को हाई करंट बना देता है। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स है वो मैं लिख देता हूँ। स्टेप ये तो स्टेप डाउन में, स्टेप अप को मिटा दो इसे, तो स्टेप अप को मिटा दे रहे यहाँ से। स्टेप डाउन क्या लिखेंगे पहले, द नंबर ऑफ टर्न्स इन, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी
is greater than the secondary। ये पहला पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है स्टेप डाउन में, इट डिक्रीज द हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज इट कन्वर्ट कर दो, इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड लो करंट टू हाई करंट। ये इसमें पॉइंट्स होते हैं। इट ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ पावर कंजर्व रहता है यहाँ पे। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले तो ये दे रखा हमारे कुछ पॉइंट्स स्टेप अप स्टेप डाउन में, ठीक है ना, कैसे ये स्टेप अप स्टेप डाउन काम करता है। आगे क्या बताया कि अगर मान लेते हैं कि जितने जो है ये फीड करते हैं प्राइमरी में, इनपुट देते हैं, क्योंकि प्राइमरी में अल्टरनेट करंट हम लोग फीड करते हैं, बताया था ना डायग्राम में पहले में। तो प्राइमरी में जो अल्टरनेट फीड करेंगे तो सेकेंडरी में जाता है। अगर मान लो कोई भी फ्लक्स या एनर्जी ज़रा भी वेस्ट नहीं होता, जितना सेकेंडरी प्राइमरी में है उतना ही सेकेंडरी में हुआ जाता है। तो क्या समझ में आया, जो इंस्टेंटेनियस करंट एंड ईएमएफ इन प्राइमरी, ठीक है ना, या पावर ड्रॉप इन प्राइमरी विल बी इक्वल टू पावर ड्रॉप इन सेकेंडरी, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो ईएमएफ है एंड करंट है वो कैसे आपस में रिलेट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। कितनी बात सुन में, यहाँ पे जो एक चीज़ और दे रखा है N2/N1 जो रेशियो है, इसको ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं, इसको ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हैं इसको। जो एक ट्रांसफार्मर है उसका रेशियो N2/N1 निकालते हैं। अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो ये रेशियो N2/N1 ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ये अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो N2/N1 इज ग्रेटर देन 1 स्टेप अप में, और यहाँ पे स्टेप डाउन में क्या होगा, N2/N1 लेस देन 1। ये स्टेप डाउन में होता है। ये जो रेशियो होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये जो है ना ट्रांसफार्मर जो है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और अगर लेस देन 1 होता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। कितनी बात सुन रही है। ये एक जो हम लोग को बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है, अगर मान लेते हैं कि उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, हाँ कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉस होने के बहुत सारे वजह होती हैं, एनर्जी कैसे लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे लॉस होता है, क्या क्या उसका इशू आते हैं। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता तो जितना पावर प्राइमरी का होगा उतना ही पावर सेकेंडरी का होगा, ठीक है ना। या जितना इनपुट इसमें जो इसमें देंगे तो ये इनपुट कहलाएगा, ये आउटपुट कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर से हम लोग दे रहे थे और उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा था सेकेंडरी में वो फिर हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी in a transformer then input power is equal to output power, ठीक है ना। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर।
इनपुट पावर में ये प्राइमरी होगा, ई पी आई पी हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ एंड करंट कितना है प्राइमरी कॉइल में, और ईएमएफ इन सेकेंडरी एंड आई इन सेकेंडरी, ये दोनों के बराबर होगा। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। देखिए प्राइमरी एक सेकेंडरी को यहाँ पर रखा है, ईएमएफ को इधर से ले गया इधर, और करंट को इधर से लेके आया, तो ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू आई पी, ये इन्वर्स हो गया, ये प्राइमरी ऊपर आ गया करंट, सेकेंडरी नीचे चला गया। अगर नंबर में अगर हम लोग दिखाते हैं, जैसे हम लोग पहले इसको नंबर में कर रहे थे, तो E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2, ये हम लोग नंबर के फॉर्म में जैसे पीछे किया था, तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, ये हमारा नंबर के टर्म में ये लिख दिया। कितनी बात सुनी? ऑल्सो E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 जो था N2 अपॉन N1 था, देख रहे हैं ना, ये पहले इक्वेशन में था, ये हम लोग ने दूसरे इक्वेशन में ले लिया। चाहे ऐसे दिखा लो चाहे ऐसे दिखा लो, प्राइमरी कह के सेकेंडरी कह के दिखा लो या नंबर के टर्म में दिखा लो, दोनों ही बात बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये E2 अपॉन E1 यानी सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्म्स N2 अपॉन N1 है, और यहाँ पे I1 अपॉन I2 है। पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि ये दोनों इन्वर्स है। यहाँ पे रिलेशन देखिए, अगर मान लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप में क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो जितना प्राइमरी में पोटेंशियल होगा सेकेंडरी में उससे ज़्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, तो ईएमएफ कम है इसमें तो करंट ज़्यादा होगा, इधर ईएमएफ ज़्यादा हो गया तो करंट कम हो जाएगा। कुछ समझ बात आ रही है? जैसे इसको देखो, मान लो ये जो है ना 12 है, ये भी 12 है, ये ईएमएफ 1 I1 का मल्टीप्लाई किया, ईएमएफ 2 I2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ 2 है तो करंट जो ना 6 होगा। प्राइमरी मान लिया कि ईएमएफ 2 है तो करंट 6 होगा, मगर मान लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये पोटेंशियल बढ़ के 4 हो गया, तो ये 3 होगा स्टेप अप में। कुछ बात समझ में आ रही है? स्टेप अप में जैसे ये पोटेंशियल 2 था तो करंट 6 था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो 2 से बढ़ के ये 4 हो गया पोटेंशियल, तो करंट इसका घट के 3 हो गया, तभी तो ये 12 आएगा ये। तो क्या समझ में, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर पोटेंशियल इंक्रीजेज देन करंट डिक्रीजेस, ये तो स्टेप अप का हो गया। अगर ये स्टेप डाउन होता तो स्टेप डाउन में क्या होता है, इन स्टेप डाउन मान लो ये 6 है ये 2 है, यानी पोटेंशियल 6 है, प्राइमरी में पोटेंशियल 6 है, करंट 2 है, लेकिन स्टेप डाउन है तो इसका पोटेंशियल घट जाएगा, मान लो ये घट गया 4 हो गया, तो फिर ये 3 हो जाएगा। पोटेंशियल जब घटेगा तो करंट बढ़ गया। हम लोग जो स्टेप अप स्टेप डाउन, मेन जो टर्म होता है वो पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो वह स्टेप अप हो गया, पोटेंशियल घट रहा है तो स्टेप डाउन हो गया। करंट तो उसके साथ है, यानी कि जो हम लोग पोटेंशियल पे इफेक्ट आएगा उसी के रिवर्स में करंट पर इफेक्ट आएगा। जैसे हम लोग करंट बढ़ा रहे और पोटेंशियल बढ़ा रहे, स्टेप अप में पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो जाहिर है सेकेंडरी में करंट घटना ही घटना है। ठीक है, तो इस तरह से ये समझ सकते हैं स्टेप डाउन स्टेप अप को। स्टेप अप में जिसमें पोटेंशियल बढ़ता है करंट घट जाता है, स्टेप डाउन में जिसमें पोटेंशियल घटता है उसमें करंट बढ़ जाता है, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहता है। कितनी बात सुनिए, तो यहाँ समझ में आ रहा है, एक तो ये हमारा इसके रिलेशन की वजह से हो गया। अब देखो ES E2 अपन E1 I1 अपन I2 है, और E2 अपन E1 N2 अपन N1 है। ये नंबर ऑफ टर्म के इसमें है और ये करंट के टर्म में है। अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, इन दोनों को
कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, व्हेन इक्वेशन 1 एंड 2 आर कंबाइन, ये इसके नीचे कर लिए कंबाइन, तो क्या मिलेगा, E2 अपन E1 N2 अपन N1 और I1 अपन I2, ये रिलेशन आ जाएगा। इसमें ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। EMF, करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स का आपस में किस तरह से रिलेट करता है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। कितनी बात में नोट करिए इसे, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है ना, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। परसेंटेज में चाहेंगे तो परसेंटेज में ये 100% करते हैं, परसेंटेज में दिखाएंगे। आउटपुट पावर का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी में कितना पावर है, तो ई सेकेंडरी आई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी आई प्राइमरी, यानी EMF ऑफ सेकेंडरी इंटू करंट ऑफ सेकेंडरी अपॉन EMF ऑफ प्राइमरी इंटू करंट ऑफ प्राइमरी इंटू 100%, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं होता कि 100% एफिशिएंट हो, कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इधर उधर वेस्ट हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो ही जाते हैं। तो बहुत सारी वजह है एनर्जी को वेस्ट होने का। देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस तरह से एनर्जी वेस्ट होता है, ठीक है। दिखाया था अभी ट्रांसफार्मर का हम लोगों ने फिगर तो बनाई है, एक प्राइमरी सेकेंडरी होता है, और अगर 100% यूज़ करेंगे तो एफिशिएंसी 1 आ जाता है, यहाँ पे एफिशिएंसी 1 आएगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जो 100% एफिशिएंट है, उसका बहुत सारा एनर्जी लॉस होता ही होता है। लॉस होने के जो बहुत सारे जो वजह देखे गए हैं ट्रांसफार्मर में, उनके कुछ वजह ये हमने लिख दिया। पहला दे रखा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जो मेटल यूज़ होता है उसके अंदर मेटल यूज़ होता है ना, जैसे हम लोग सॉफ्ट आयरन पे कॉइलिंग करते हैं, तो जो वायर है हमारा, जो वायर है कॉपर वायर होता है, कॉइलिंग जो कर रहा वायर कॉपर वायर होता है तो वो जो कॉपर वायर है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसका अपना एक, कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं होता है जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और जितना रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से वो हीट बनाएगा, ठीक है। तो वो कॉपर वायर जो कॉइलिंग किया गया है प्राइमरी में सेकेंडरी में, बहुत टन होते हैं, 100 500 1000 टन्स होते हैं, तो 1000 टन्स करने के लिए कितना कॉपर वायर यूज़ किया गया होगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से उसमें हीट बनता है, लॉस होता है, ठीक है। तो कॉपर लॉस यानी कि जो वायरिंग हम लोग करते हैं उसकी वजह से होता है। ईडी करंट, ये तो समझ में आया, वायर यूज्ड फॉर कॉइलिंग, उसकी वजह से हीट बनता है, वो लॉस करता है। ईडी करंट वो जो हम लोग ने शीट बनाया था, लेमिनेटेड शीट जो वर्टिकल खड़ा कर रखा था, उसमें हम लोग वैसे तो लेमिनेटेड बना देते हैं, लेमिनेटेड का मतलब उसको अलग अलग कर देते हैं, इंसुलेटर बीच में डाल देते हैं और सेपरेट कर देते हैं ताकि ईडी करंट ना बने। मगर फिर भी वो जो शीट है, जो सिंगल शीट है, उसमें तो बन ही जाता होगा, पूरे बॉडी में नहीं बनता होगा, मगर जो शीट डाला है उस शीट में तो बनता ही होगा। हाँ, कम बनता है, मगर उसकी वजह से भी बहुत सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होता है, ईडी करंट की वजह से उस मेटल को लॉस करता है, और मेटल जो है जो ट्रांसफार्मर है वो हीट हो जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है। तो एक तो ये हो गया ईडी करंट, समझ में आया। ये तो लेमिनेटेड कॉइल के अंदर होता है, ये वायर के अंदर होता है, जो कॉइल करके करंट लाता है उसके अंदर होता है। हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस का क्या बताया कि जो ये कॉइल था, शीट था, शीट के अंदर क्या हो रहा है, जब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट हो ना। लेकिन पहले वाले कॉइल में क्या होता है, वो अल्टरनेट करंट आता है,
तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से पहला वाला कॉइल जो ना मैग्नेटाइज्ड होता है, तभी तो दूसरे में फ्लक्स चेंज कब आएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में फ्लक्स बनता तो सेकेंडरी में टच करेगा, तो प्राइमरी में फ्लक्स बनने के लिए पहले तो उसे मैग्नेटाइज्ड होना पड़ेगा, पहले मैग्नेट बनना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैग्नेट बनता है तो करंट का वेरिएशन होता है, कभी मैग्नेटिक करंट बढ़ता जाता है, फिर घटता जाता है, फिर बढ़ता जाता है, फिर घटता जाता है। तो वो जब मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटिक बनता है फिर मैग्नेटिक करैक्टर जाता है, या बढ़ता है मैग्नेटिक करैक्टर फिर घटता है मैग्नेटिक करैक्टर, तो वो मैग्नेटिक करैक्टर बढ़ता घटता है ना, तो उसकी वजह से एक तरह का हीट बनता है, साउंड बनता है, नॉट हीट, साउंड बनता है, ठीक है ना। वो तो साउंड को हमिंग साउंड बोलते हैं, हमिंग लॉस, माने साउंड जो बनता है वो साउंड की एनर्जी में हमिंग साउंड होता है। मगर ये जो हिस्टेरेसिस है, बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, तो उससे भी बहुत सारे एनर्जी का लॉस होता है। जैसे इसको समझ सकते हैं हिस्टेरेसिस लॉस को, एक रबर है, इलास्टिक रबर, इलास्टिक रबर जैसे हेयर बैंड आता है, देखा तो होगा, यूज़ तो किया होगा, एक हेयर बैंड डाल दिया तो मैं भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे छोटे से छोटी बना सकता हूँ, होता है, लोग कर रहे हैं ना आजकल फैशन में, छोटी छोटी चुटियाँ बना के लगाते हैं। अब मैं मास्क साहब हूँ तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, लोग कहेंगे देखो मास्क साहब के क्या रंग आए हैं, ओके कोई बात नहीं, मगर हर किसी का आदमी का दिल तो होता है, थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहेंगे कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो मेरे दिल का कोई वो नहीं है, वो सब लोग क्रिटिसाइज़ कर लेंगे, अरे मास्क साहब हो क्या आप ऐसा करोगे, ओ ऐसा लगा गुनाही कर लिया, मास्क साहब क्या हो गया, गुनाही कर दिया, कितनी बात समझ में। आगे चले तो वो जो है जो मैग्नेटाइज्ड होगा, तो रबर इलास्टिक क्या बताए थे कि वो जो रबर इलास्टिक ऐसे लगाएंगे तो बार बार लगाते लगाते वो इलास्टिक नेचर ख़त्म होने लगता है, लूज़ हो जाता है, कुछ दिन बाद, कुछ दिन यूज़ करेंगे तो लूज़ हो जाता है, फिर उसको छोड़ के फिर नया खरीदना पड़ता है। ऐसे ही ये बताया क्या कि ये जो मैग्नेट लेमिनेटेड शीट्स हैं, उनको जब मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा तो उसकी भी इफ़िशियंसी डाउन होने लगता है, बार बार मैग्नेटाइज तो डीमैग्नेटाइज, तो उसकी भी इफ़िशियंसी कम होने लगता है, ठीक है। वो एक हो गया। दूसरा है ये, इसके बाद ये है चौथा, फ्लक्स लीकेज। ये फ्लक्स लीकेज है जो हमने बताया था कि प्राइमरी कॉइल तो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, वो मैग्नेट बनता है, उससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं और फिर सेकेंडरी को टच करता है, बताया था ना फिगर में सब। तो वो जो टच कर रहा है सेकेंडरी को, जो टच कर रहा है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा सेकेंडरी को टच कर रहा है, कुछ इधर उधर भी जा रहे हैं। जैसे मान लो एक मैग्नेट था तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर जाएगा तब तो इधर ठीक है, सेकेंडरी को टच करेगा, लेकिन जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से निकल के इधर वापस आ गया तो वो तो टच नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फ्लक्स होते हैं जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स होते हैं जो सेकेंडरी को टच ही नहीं करते, क्योंकि उनका डायरेक्शन ही अलग है। तो जितना वो टच नहीं करेंगे वो सब लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उसका एनर्जी डाउन हो जाता है या पावर कम हो जाता है। तो इसीलिए बताया क्या कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके एफिशिएंसी 100% नहीं होता, वो कम हो जाता है, क्योंकि इसके एनर्जी जो है ना बहुत सारे इस तरह के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं। कितनी बात सुन रहे हैं, आगे चले पीछे चले। ये तो था ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी का। आगे बताया कि ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर मिटा दे, इसे अगला कर रहे हैं। यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रांसफार्मर बहुत जगह यूज़ होता है। क्या बताया, जैसे छोटे ट्रांसफार्मर जो है यूज़ करते हैं कहाँ, रेडियो रिसीवर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर एट्सेट्रा, ठीक है ना। लाउड स्पीकर के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर, टेलीफोन और रेडियो के लिए भी होता है। इसी तरह से दे रखा है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ करते हैं स्मॉल ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज रेगुलेटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, कंप्यूटर। जैसे पहले के जो थे ना, पहले मैनुअल आता था ट्रांसफार्मर छोटे छोटे, जैसे मान लो वोल्टेज कम हो गया तो लाइट डिम हो जाता था, आप लोग देखे नहीं होंगे, तो डिम हो जाता था तो एक छोटा सा बॉक्स होता था टीवी के बगल में ही, उसे जाते थे ऐसे मैनुअल खिट 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 करते थे, सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसको रेगुलेटर से मैनुअल करते थे। अब लेकिन ऑटोमेटिक है ये, अब ये ऑटोमेटिक है कि अगर वोल्टेज कम होगा तो वोल्टेज बढ़ा देगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो घटा भी देगा वो, तो दोनों है,
दोनों ऑटोमेटिक सिस्टम है आज की डेट में। कभी कभी आप आज के डेट में भी घर में देख सकते हैं अचानक से लाइट कम सा हो जाता है, ठीक है ना, वैसे नॉर्मल चल रहा था फिर कम सा हो जाता है, वो वोल्टेज रेगुलेटर से रेगुलेट करके बना देता है। वो कम तो होता है मगर वो मशीन उसको फिर वहाँ पे लाता है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन थोड़ा टाइम के लिए होता वो। तो ये जितने भी डिवाइसेज है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर कभी कभी ऐसा होता है कि जो सप्लाई आता है हमारा, कल पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि जो सप्लाई आता है कैसे आता है। तो जो वोल्टेज आता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है ना तो घरों में जितने भी डिवाइसेज है वो ख़राब हो जाते हैं। हाई वोल्टेज आ गया घर में, मान लो हमारे घरों में जितने भी डिवाइसेज है सब 220 वोल्ट पे काम करते हैं, ठीक है, 220 का हमारा डिवाइस है जो काम करता है। लेकिन मान लो 300 350 आ गया तो सारे ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, जैसे टीवी है अगर चल रहा है, रेफ्रिजरेटर तो चलता ही रहता है, ठीक है ना, ये सब फूक जाएंगे, इनके तार फूक जाने का मतलब नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इनके अंदर रेगुलेटर रखा जाता, मतलब इस तरह से ट्रांसफार्मर है जो रेगुलेट करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करते रहता है, ज़्यादा हो गया तो कम कर देता है, कम होता है तो ज़्यादा करता है, ऑटोमेटिक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डिवाइस है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, लॉन्ग टाइम हो जाता है उसका। तो ये तरह का वोल्टेज से ये करते हैं। इन स्टेबलाइजिंग पावर सप्लाई, पावर सप्लाई कम ज़्यादा होता रहता है ना, तो उसको स्टेबल रखने के लिए ट्रांसफार्मर का काम होता है, ट्रांसफार्मर वहाँ होता है। स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट घट जाता है। तो वोल्टेज बढ़ जाता है, देखिए क्या लिखा, आ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे भी बनाया जाता है, एक्सरे जैसे बहुत जगह एक्सरे का मशीनें लगी हुई हैं, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम लोग एक्सरे प्रोड्यूस कराते हैं और फिर एक्सरे लेते हैं, जिसको एक्सरे लेना है उससे करा लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डाउन में क्या होता है, वोल्टेज कम होता है पर करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसको यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन वेल्डिंग। जब हाई टेम्परेचर होगा तो करंट, जब ज़्यादा करंट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हीट बनेगा, क्योंकि हीट का फार्मूला होता है I²RT, हीट का फार्मूला होता है, हीट प्रोड्यूस बाय द वायर करंट I²RT। तो जैसे करंट बढ़ेगा बहुत हीट बढ़ेगा, और वो हीट से वेल्डिंग का काम करना हो या किसी चीज़ को मेल्ट कराना हो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर का छोटे मोटे बहुत सारे घरों में डेली डेज में यूज़ में है। आगे भी एक टॉपिक और है, बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन टू डोमेस्टिक एरिया, ठीक है ना, ये हम कराएंगे कल।